Students, the poem The Voice of the Rain, which is before you, you can simply say this. Voice of the rain क्या है? क्या रेन की भी वॉइस हो सकती है? साउंड तो हो सकती है, साउंड तो किसी भी चीज में हो सकती है, बट वॉइस वॉइस is a quality of the human beings. We have a voice, or we can say the animals, they have the voice. You try to understand how there can be voice of the rain. It can be understood by only those people who appreciate nature. It depends person to person, it varies person to person. If we love nature, so definitely we will see better things, more things than other people. There is a person who is sitting inside the house when it is raining outside and it means nothing to him. उसके लिए उस रेन का कोई मतलब नहीं है. And there is another person who comes out and he enjoys the rain. For that person, the meaning of the rain is something else. That is source of entertainment. For one person, rain is source of entertainment. For another person, it is nothing actually. This is the difference. So here the poet Walt Whitman, he talks about rain actually. He says that he talked to rains. Is it possible? Really? Can it be that there can be some talking with the rain? क्या ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है. अगर एक पोएट की बात करें तो, एक पोएट की लैंग्वेज की बात करें तो, क्योंकि एक पोएट जो है वो हर चीज को एक अलग नजरिए से देखता है. तो हियर द पोएट सेज कि उसने बात की, किससे बात की? उसने बात की रेन से, और जो रेन ने उसको कहा उसको एक्सप्लेन करता है. ही एक्सप्लेन्स दैट. क्लियर? तो एक तरीके से दिस पोएम ब्रिंग्स अस नियर द नेचर. नेचर के पास हमें ये जो है ना पोएम लेके आती है. ठीक है? और ये एक तरीके से कॉन्वर्सेशन है बिटवीन द पोएट एंड द रेन एक्चुअली, जो कि उसने इसमें लिखा हुआ है. एंड इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्मॉल पोएम, जो कि आपको ये बताती है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेन. ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस, रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन जब बारिश हो रही है तो वो सुन रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं. तो वो कहते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग से मैं रीड करता हूँ. इट सेज कि हु आर दाउ. अब देखो ये जो वर्ड लिखा हुआ है, जो मैंने अभी अभी इसको हाईलाइट किया है, हु आर दाउ, दिस इज आर्केक इंग्लिश. आर्केक इंग्लिश मीन्स इट इज वेरी ओल्ड इंग्लिश, जो आज से 500-600 साल पहले रनिंग में थी. उस टाइम पे दाउ मतलब यू होता है, आर्ट मतलब आर होता है. तो ये ओल्ड इंग्लिश है. तो रेन से पूछा, किसने पूछा? वॉल्ट विटमैन ने पूछा कि हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. अब देखो ये आई कौन है? ये आई है पोएट. ठीक है? और किसको कहा उसने? सॉफ्ट फॉलिंग शावर को कहा. बड़ी सुंदर तरीके से, बड़ी धीमी धीमी रिमझिम बारिश हो रही है, और उसको उसने कहा है कि हु आर्ट दाउ. सो आई मीन्स हियर द पोएट. Okay, and he talked to the soft falling shower. Shower means here बारिश, जो रिमझिम बारिश हो रही है, हल्की सी बारिश हो रही है, उससे उसने कहा who art thou? Which strange to tell gave me an answer. वो कहता है कि जब मैंने पूछा कि who art thou and it is strange to tell, बड़ा बताना मेरे लिए बड़ा strange है, आंसर दिया, gave me an answer. किसने आंसर दिया? रेन ने आंसर दिया. As he translated, और नीचे कहता है जैसा कि मैंने नीचे ट्रांसलेट किया है. यानी नीचे जो भी हम पढ़ेंगे वो कन्वर्सेशन होगा किसके बीच का? जो रेन ने कहा वही एज इट इज पोएट ने हमें बताया है. ही सेज कि जब मैंने रेन से पूछा हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो, तो उसने बड़े स्ट्रेंज वे में जवाब दिया. स्ट्रेंज क्यों है? बिकॉज रेन नेवर स्पीक्स, बट द रेन स्पोक एंड इट आंसर्ड हिम. तो कहता है कि जो आंसर दिया वो मैं आपको बता रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है ये एक फ्री वर्ड्स है. फ्री वर्ड्स क्या होती है? व्हेन अ सिंगल थॉट जो है एक पूरा इन 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 द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, एक थॉट जो ना हमें मिलता है, दैट इज अ पोएम इन फ्री वर्ड्स. इसको हम रीड करते हैं तो बड़े लिरिकल वे में रीड करते हैं. इसकी कोई रैमिंग स्कीम नहीं होती. इट हैज नो रैमिंग स्कीम. जैसे ए बी जो रैमिंग स्कीम होती है, तो इसकी कोई भी फ्री वर्ड्स में कोई पोएम होती है तो उसकी कोई भी रैमिंग स्कीम नहीं होती है. तो ये पोएम जो है इन फ्री वर्ड्स है.
तो चलो अब पढ़ते हैं इसको कि रेन ने पोएट से क्या कहा। क्या कहा? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। क्या कहा? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। यानी जब मैंने पूछा कि हु आर दाउ, तो रेन ने कहा आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। पोएम क्यों कहा उसने? पोएम, पोएम इज अ वेरी नाइस कंपोजिशन विच वी लाइक, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पोएम इज समथिंग फॉर पॉजिटिविटी, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो बड़ा पोएम हमें सब सुनते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। उसने कहा कि मैं अर्थ की पोएम हूँ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। इटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea. Eternal always, I rise, मैं उठती हूँ, impalpable, बिना दिखे, बिना टच किए, कोई मुझे देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता। impalpable, impalpable क्या होता है? Impalpable means something in such a state when it cannot be touched or it cannot be seen, है ना? मॉइस्चर फॉर्म में होता है। अब जब पानी मॉइस्चर बन के हवा में उड़ता है, उठ जाता है, सूखता है, तो डू वी सी दैट? कैन वी सी दैट? नो, वी आर नॉट एबल टू सी दैट। So that form is impalpable, which cannot be seen, impalpable। तो कहती है कि जब मैं राइज करती हूँ, इटर्नल, हमेशा के लिए जब मैं राइज करती हूँ, तो मैं impalpable फॉर्म में होती हूँ और मुझे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी, कहाँ से उठती हूँ मैं? लैंड से। अगर जमीन पे पानी है तो मैं वहां से उठती हूँ। एंड इन द सी, बॉटमलेस सी का मतलब क्या है? अंतहीन, जिसकी गहराई इतनी है कि उस गहराई का कोई अंत नहीं है। देयर इज नो एंड टू द deepness, depth of the bottom of the sea। उसकी डेप्थ, उसका कोई हमें एस्टिमेट नहीं है, अंदाजा नहीं है। तो कहती है कि मैं अंतहीन जो बहुत गहरा सागर है उसमें से और लैंड पर से इम्पैल्पेबल मतलब मैं उठती हूँ। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, रेन ये कहती है कि मैं इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, मैं उठती हूँ और मुझे कोई देख नहीं पाता, और मैं लैंड से और बॉटमलेस दोनों से ही उठती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड टू हेवन। हेवन का मतलब क्या है? यहाँ पे हेवन से मतलब होता है स्काई। हेवन का मतलब क्या है? यहाँ पे हेवन से मतलब है स्काई। वो कहती है कि अपवर्ड, अपवर्ड टू हेवन, मैं हेवन की तरफ, हेवन की तरफ उठती हूँ, यानी आसमान की तरफ। देखो यहाँ से कहाँ गया? अपवर्ड, ये रहा, अपवर्ड टू हेवन, आसमान की तरफ मैं उठती हूँ। वेंस, वेयर, जहां पे, वेगली फॉर्म, मैं वेगली होता, वेगली क्या होता है? वेगली होता है बड़े ही, जो जिसकी फॉर्म समझ में नहीं आए, जो बड़ी कंफ्यूज्ड फॉर्म है, ब्लर्ड हो, तो जिसे समझना मुश्किल है, वेग फॉर्म में, ठीक है। तो कहते हैं वेगली फॉर्म्ड, मेरी फॉर्म्स बड़ी वेग्स होती हैं, बड़ी कंफ्यूजिंग फॉर्म्स होती हैं। ऑल टुगेदर चेंज, मैं बिल्कुल चेंज हो जाती हूँ। एंड येट द सेम, फिर भी मैं सेम रहती हूँ। यानी मैं बदल जाती हूँ फिर भी सेम रहती हूँ। अब इसको समझने की कोशिश करो, क्या है ये? व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, वेपर बन के जब वो उठता है, वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, जब वाटर, वाटर जो पानी से जमीन से उठता है, तो इट इज impalpable because we cannot see it, we cannot touch it। then it is altogether, it is vaguely formed, किसमें? in the clouds, clouds में vague forms होती हैं, कोई clear forms नहीं होती। vague means होता unclear, so unclear forms होती हैं इसकी, है ना। and altogether changed, बिल्कुल बदल जाती हूँ, yet the same। वो कहती है कि मैं वेपर से, पानी से वेपर बन जाती हूँ, वेपर से बादल बन जाती हूँ, बिल्कुल बदल जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेम होती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली होती तो मैं रेन ही हूँ। समझ गए? यानी चाहे मैं वेपर के फॉर्म में हूँ, चाहे मैं पानी के फॉर्म में हूँ, चाहे मैं बारिश के फॉर्म में हूँ, चाहे मैं बादल के फॉर्म में हूँ, मैं हूँ क्या? मैं रेन हूँ। मैं ऑल टुगेदर चेंज्ड हूँ, बट स्टिल आई एम द सेम। मैं बिल्कुल सेम रहती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, ऑल टुगेदर चेंज, बिल्कुल अलग, बदल के, और फिर भी सेम रहना, तो ये क्या है? इसको कौन सा पोएटिक डिवाइस बोलेंगे यहाँ पे? इसको हम बोलेंगे एंटीथेसिस, है ना। ये जो पोएटिक डिवाइस है, ये कौन सा है? एंटी, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? व्हेन अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, तो एंटीथेसिस। तो यहाँ पे क्योंकि ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है एंटीथेसिस।
Getting my point? I hope you have understood this. Now, further, अब इसने यहाँ क्या बताया है? यहाँ से बताया है कि मैं इट हमेशा ऊपर की तरफ उठती हूँ, राइज करती हूँ, ठीक है। उठती कहाँ से हूँ? लैंड से और बॉटमलेस सी से, ठीक है। कहाँ जाते हूँ? हेवन की तरफ जाते हूँ, अपवर्ड हेवन। वेगली फॉर्म, अनक्लियर फॉर्म में बदल जाते हूँ, बिल्कुल चेंज हो जाते हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेम रहती हूँ, यानी रहती मैं रेन ही हूँ। देन द रेन सेज, आगे रेन कहती है कि आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स। देखो डिसेंड का मतलब क्या? उतरना होता है। डिसेंड का मतलब क्या होता है? गेट डाउन, है ना, गेट डाउन, नीचे की तरफ आना। तो आपको पता है जब बारिश होती है तो नीचे की तरफ ही आती है। तो आई गेट डाउन, रेन सेज आई गेट डाउन। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, लेव मतलब क्लीन करना। ड्रॉट्स का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेव द ड्रॉट्स मतलब जितना भी डस्ट होता है इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, जितने भी एटमीज होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, डस्ट लेयर्स, धूल होती है, द ग्लोब, ग्लोब मतलब संसार, दुनिया, धरती। वो कहती है मैं नीचे उतरती हूँ, क्या साफ करने के लिए? क्लीन करने के लिए। क्या क्लीन करने के लिए? ड्रॉट्स। ड्रॉट्स आपको पता है सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट्स का मतलब सूखा होता है। जब जिन लोगों के पास पानी नहीं है, मैं उन प्यासों को पानी देती हूँ, ठीक है। टू लेव द, सबकी डिजायर पूरी करती हूँ। टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स, यानी मैं क्या करती हूँ? पूरी अर्थ को धो देती हूँ। आपको पता है आफ्टर आफ्टर रेन you see everywhere, you will find everything new, you will find everything fresh. Reason? Because it has been washed by the rain ने उसको बिल्कुल वॉश कर दिया है, धो दिया है, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं ड्रॉट्स, जो सूखा होता है उसको दूर करती हूँ, जो एटमीज होते हैं, जो छोटे कण हैं, जो डस्ट होती है, सबको साफ करती हूँ, यानी आई ब्यूटिफाई द ग्लोब। यानी कहने का मतलब ये है कि रेन कहती है कि मैं ऊपर से नीचे आती हूँ और पूरी ग्लोब को, पूरी धरती को मैं ब्यूटीफुल बना देती हूँ, बिल्कुल सुंदर बना देती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी, वो कहती है कि ये सब बिना मेरे, ये जितनी भी चीजें हैं, ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। वो कहते हैं मेरे बगैर केवल सीड्स रह जाते हैं, लेटेंट, छुपे हुए, यानी धरती के ऊपर जो कुछ भी है। वो कहती है कि मैं ही जीवन हूँ, मेरे बगैर, बारिश के बगैर धरती पे जीवन नहीं आएगा। ठीक ऐसे जैसे आप बीज बोते हैं जमीन के अंदर, वो लेटेंट है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ है ना। बीज कैसा होता है? लेटेंट होता है। लेकिन वो कब बाहर आएगा? वो अनबोर्न ही रहेगा, वो बोर्न नहीं करेगा। कब तक? जब तक रेन नहीं आएगी। तो वो कहता है कि जब तक मैं, रेन सेज कि अगर मैं नहीं हूं तो क्या होगा? ये बीज के बीज रह जाएंगे, अनबोर्न रह जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि लाइफ नहीं आएगी जब तक मैं नहीं आती। एंड फॉर एवर, हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। वो कहती है कि दिन रात हमेशा मैं अपने ही ओरिजिन को, अपने ही अस्तित्व को, अपने ही एग्जिस्टेंस को लाइफ देती हूँ। यानी बारिश कहती है कि मैं अपने आप को ही पैदा करती रहती हूँ दिन रात। यानी बारिश, यानी रेन सेज दैट आई गिव बर्थ टू माई सेल्फ, मैं खुद को जन्म देती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि कोई खुद को जन्म दे? बिल्कुल हो सकता है। रेन से ही रेन आती है ना। ये हमने साइक्लिक सर्कल जो हमने पढ़ा होगा, अगर आपको ध्यान हो साइंस के अंदर, पानी इवेपोरेट होके वेपर्स के रूप में उड़ता है, देन इट्स चेंज्ड इनटू वेग फॉर्म्स, बड़े ही अनक्लियर फॉर्म में जाके बादल बनता है, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू रेन, एंड देन इट रेन्स ऑन द अर्थ। और जब बारिश होती है तो पानी भरता है, और वही पानी फिर से उड़ जाता है वाष्प बन के, फिर से बादल, फिर से पानी, फिर से बारिश। यानी बारिश अपने आप को जन्म देती है। एक साइक्लिक सर्कल हो गया, चक्रीय चक्र सा हो गया है ये, ठीक है। एंड फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, मैं प्योर बनाती हूँ और ब्यूटिफाई, सुंदर करती हूँ। किसको? अर्थ को। अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसको मैं क्या करती हूँ? ब्यूटिफाई करती हूँ। कैसे करती हूँ ब्यूटिफाई? पानी से। क्योंकि जब बारिश होती है तभी
चीजें ब्यूटीफुल होती हैं। अब ये देखो स्टूडेंट से नीचे की जो लाइन लिखी हुई है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द पोएम। ये जो नीचे लिखा है, जब किसी पोएम के नीचे अलग से कोई लाइन लिख के ऊपर की पोएम को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। वी कॉल इट पैरेंथेसिस, PARENTHE, पैरेंथेसिस। समझ गए? तो ये भी एक पोएटिक डिवाइस कह सकते हो, इट इज ऑल्सो ए वे, एक तरीका है जिसे पोएट लोग, जो पोएट्स होते हैं, दे यूज एक्सप्लेन करने के लिए। बट इट इज, ये जो है ये इसका पार्ट नहीं है, बट इट इज अबाउट दैट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन को और ज्यादा एक्सप्लेन किया उन्होंने थ्रू पैरेंथेसिस। देखो क्या लिखा है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग ragged or unragged duly with love returns। वो कहता है कि मैं एक सॉन्ग की तरह हूं, यानी रेन जो है, रेन का जो कंपैरिजन है वो किससे कर दिया? सॉन्ग से कर दिया। कि जो सॉन्ग होता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस का मतलब है जो कि अपने ओरिजिन से चलता है। यानी बर्थ प्लेस क्या है सॉन्ग का? जब एक कंपोजर जो होता है एक सॉन्ग को कंपोज करता है ना, वहां से निकलता है वो। कंपोजर जो है एक सॉन्ग को कंपोज करता है और वो सॉन्ग जो है वहां से निकलता है, यानी वो उसका बर्थ प्लेस है। जैसे यानी वो कहते, बारिश कहती है कि जैसे एक सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट, जब ये लोगों, फुलफिलमेंट क्या करना है? सॉन्ग का काम क्या है? एंटरटेन करना। सॉन्ग का क्या काम है? लोगों को एंटरटेन करना। वो कहता है कि सॉन्ग लोगों को एंटरटेन करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है लोगों की डिजायर को। वॉन्डरिंग हियर एंड देयर का मतलब क्या है? कि वो हमारे आसपास ही रहता है। आप उस सॉन्ग को कभी भी बंद करो, कभी भी सुनो, अगर आज नहीं है तो कुछ दिन के बाद फिर सुनने को मिल जाएगा। तो सॉन्ग इज वॉन्डरिंग। रैक्ड और अनरैक्ड, रैक्ड अनरैक्ड मीन्स कोई उसको नोटिस करे या ना करे, नोटिस्ड और अननोटिस्ड। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लेकिन ये विद लव के साथ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे वो कहना चाहता है कि जैसे एक सॉन्ग होता है, जो सॉन्ग है वो क्या करता है? लोगों की डिजायर्स को फुल करता है, लोगों को एंटरटेन करता है। भले ही सॉन्ग को कोई नोटिस करे या ना करे, भले ही उसे कोई सुने या ना करे, ना सुने, सॉन्ग अपना काम करता है। सेम वे रेन ऑल्सो डज इट्स वर्क। रेन भी अपना काम करती है। इट एंटरटेन्स, इट फुलफिल्स द desire of the people। clear? whether you notice it or you do not notice it, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। whether you notice or not, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। but it comes with love, it entertains only। ये हमें लव देती है, ये हमें सेटिस्फेक्शन देती है। रेन का यही काम है, यानी जो सॉन्ग का काम है वही काम किसका है? रेन का काम है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है, पैरेलली जो उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। किससे कंपेयर किया हुआ है? रेन से। सॉन्ग को किससे कंपेयर किया? रेन से। तो अगर हम इसमें पोएटिक डिवाइस की बात करेंगे तो ये होगा मेटाफर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मेटाफर। ये हम पहले भी कर चुके हैं, यानी सॉन्ग हैज बीन कंपेयर्ड विद रेन, सो इट इज मेटाफर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें और देखते हैं और क्या इसमें पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं। यहाँ देखते हैं, कहीं पे लिखा होगा बॉटमलेस सी। देखो ये रहा बॉटमलेस सी, दिस इज बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी, ऐसा हो सकता है जिसका बॉटम ही नहीं हो? तो आपको यू मस्ट सी दे थिंग्स हैव बीन एग्जैगरेटेड। चीजों को एग्जैगरेट किया गया। एग्जैगरेट मतलब इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, एग्जैगरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा दिया है। तो बढ़ाना चढ़ाना क्या होता है? आपने इसको सुना होगा। ये कौन सा है? ये होता है हाइपरबली। ठीक है, इस पोएटिक डिवाइस को क्या बोलेंगे? हाइपरबली। जब बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए तो वी कॉल दैट हाइपरबली। तो यहाँ पे एक जो पोएटिक डिवाइस है वो है हाइपरबली। ये सॉन्ग को क्या है यहाँ पे? ये मेटाफर है। क्लियर? इसमें और भी है, पर्सोनिफिकेशन। कौन सा है? आप याद करो, जब किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी पर्सन की क्वालिटी दे दी जाए तो वो क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं पर्सोनिफाई करना। तो यहाँ पे हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन भी है इसके अंदर। कहाँ पे है पर्सोनिफिकेशन? जब रेन कहती है आई एम, यानी रेन तो बोल रही है। रेन बोलती थोड़ा है, रेन नेवर स्पीक्स।
but here the rain is talking, and this is the quality of a person. So we will say here we have personification. So if we talk about poetic devices, we have personification, we have metaphor, okay, we have personification, we have metaphor, and we have imagery also. Imagery क्या होती है? जब बड़ी अच्छी अच्छी जो ना सीनरी होती है, imagery, तो imagery is also there. Imagery is also there when he talks कि I live, जब मैं ग्लोब पे आती हूँ तो मैं सब कुछ साफ कर देती हूँ. जैसे मैं यहाँ कहूँ कि प्योर एंड ब्यूटीफाई, आफ्टर रेन जब हम नज़ारा देखते हैं तो सब कुछ बड़ा सुंदर लगता है ना? एक इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है बारिश की. क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये थी एक पोएम जिसका नाम था द वॉइस ऑफ द रेन. रेन जो है बोलती भी है, और रेन बोलती है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. यानी हियर द पोएट टॉक्स अबाउट द एंटरटेनमेंट व्हिच इज डन बाय द रेन. These are some difficult words. देखते हैं. Impalpable क्या होता है? That cannot be seen or touched. Lave होता है wash या bathe, नहाना या धोना. Atom is tiny particles, छोटे छोटे जो कण होते हैं. Latent, hidden होता है. Clear? So students, this was the poem. What you have to do, you will do the question answers of this poem. Clear? ये नीचे इसके text के questions हैं जिसे आप अपने notebook में करेंगे. Separately assignments मैं इनसे रिलेटेड आपके पास भेज दूंगा. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. इसको अगेन व्हेन यू रीड, इसको रीड करके देखें, एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम you can call.